हम सब कभी ना कभी घबराते हैं, है ना? बिल्कुल। किसी प्रेजेंटेशन से पहले या किसी बड़े इवेंट में दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। लेकिन क्या होता है जब ये घबराहट की भावना मतलब सिर्फ उन बड़े पलों तक सीमित ना रहे, जब वो किसी की पूरी जिंदगी पर हावी हो जाए? जब ये डर इतना बढ़ जाए कि रोजमर्रा के काम करना भी नामुमकिन लगने लगे। हाँ, बिल्कुल। आज हम इसी गहरी और मतलब काफी जटिल भावना की एक पड़ताल करने वाले हैं, जिसे मेडिकली क्लिनिकल एंजाइटी कहा जाता है। और इस सफर में हमारा गाइड बनने वाली हैं स्कॉट स्टॉसल की किताब माई एज ऑफ एंजाइटी, फियर, होप, ड्रेड एंड द सर्च फॉर पीस ऑफ माइंड। स्टॉसल एक जाने माने अमेरिकी पत्रकार हैं और ये किताब सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है। नहीं, ये उनकी अपनी जिंदगी की कहानी है, उनकी एंजाइटी के साथ जंग की कहानी। तो चलिए इस किताब के जरिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्लिनिकल एंजाइटी है क्या, इसकी जड़ें इतिहास, मनोविज्ञान और हमारी जीन में कितनी गहरी हैं, और क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है। बिल्कुल। और शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं कि रोजमर्रा की चिंता और क्लिनिकल एंजाइटी में आखिर फर्क क्या है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। किताब में एक बहुत सीधा सा फर्क बताया गया है, जैसे किसी प्रेजेंटेशन से पहले थोड़ी घबराहट होना या पेट में हलचल महसूस होना। वो तो नॉर्मल है। बिल्कुल, ये सामान्य है। ये हमारे शरीर का हमें तैयार करने का एक तरीका है। लेकिन अगर उसी पब्लिक स्पीकिंग के डर से किसी को उल्टियां होने लगे या वो इतना घबरा जाए कि बेहोश होकर गिर पड़े, हाँ, तो ये क्लिनिकल एंजाइटी का एक लक्षण है। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जो हालात के हिसाब से बहुत ज्यादा है। और ये कोई दुर्लभ चीज नहीं है जैसा कि बहुत से लोग सोचते हैं। नहीं, ये सबसे आम मानसिक बीमारियों में से एक है, डिप्रेशन से भी ज्यादा। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में हर 6 में से 1 व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम 1 साल के लिए इसका सामना करता है। हर 6 में से 1? हाँ, और जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि ये कोई आज की या सिर्फ पश्चिमी दुनिया की बीमारी नहीं है। किताब बताती है कि ये हर संस्कृति और हर दौर में मौजूद रही है। अच्छा, जैसे दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में इसे अटैकेस दे नर्वियोस कहते हैं, मतलब नसों का दौरा। ग्रीनलैंड के इनुइट शिकारियों में इसे कयाक एंग्स्ट कहते थे। कयाक एंग्स्ट? हाँ, जहाँ अकेले शिकार करते वक्त उन्हें अचानक दहशत का दौरा पड़ता था। ईरान में इसे हार्ट डिस्ट्रेस के नाम से जाना जाता है। मतलब नाम अलग है? नाम अलग है, पर वो शारीरिक और मानसिक स्थिति वो एक जैसी ही है। और ये हमें एक बहुत बड़ी बात बताते हैं कि ये कोई आज की या सिर्फ शहरी जिंदगी की देन नहीं है, ये इंसानियत के अनुभव का एक हिस्सा है। ये तो चौंकाने वाली बात है, क्योंकि हम इसे अक्सर एक व्यक्तिगत कमजोरी की तरह देखते हैं। बिल्कुल, एक चारित्रिक दोष। हाँ, किताब में भी इस बात का जिक्र है, लेकिन फिर किताब एक और पहलू सामने रखती है जो इस पूरी धारणा को पलट देता है कि इसका गहरा संबंध क्रिएटिविटी और यहाँ तक कि जीनियस से भी हो सकता है। गांधी, चार्ल्स डार्विन, बारबरा स्ट्राइसैंड, ये सब अपनी जिंदगी में एंजाइटी से जूझते रहे हैं। बिल्कुल, और ये इस बात पर जोर देता है कि ये एक मेडिकल कंडीशन है, कोई व्यक्तिगत विफलता नहीं। और जब हम इसके साथ जीने की असलियत को देखते हैं तो ये तस्वीर और भी साफ हो जाती है। किताब में ऑथर स्टॉसल के जो व्यक्तिगत अनुभव है वो सच में परेशान करने वाले हैं। वो बताते हैं कि एक वक्त था जब वो बिना शराब या दवा के कुछ नहीं कर पाते थे। हाँ, ना तो पब्लिक में बोल पाते थे, न किसी पार्टी में जा पाते थे, और न ही हवाई जहाज में बैठ पाते थे। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम में से ज्यादातर लोग कितनी आसानी से कर लेते हैं। सही बात है। गई है डायबिटीज से। हाँ, जहाँ मरीज को लगातार अपने शरीर की निगरानी करनी पड़ती है और दवा पर निर्भर रहना पड़ता है। एक ऐसी ही कहानी एक व्यक्ति की है जो एंजाइटी की वजह से अपने घर से 5 किलोमीटर के दायरे से बाहर भी नहीं जा पाता था। 5 किलोमीटर? और जब भी उसने कोशिश की, उसे तनाव की वजह से खून की उल्टियां होने लगी। ये दिखाता है कि इसका शारीरिक प्रभाव कितना गंभीर और वास्तविक हो सकता है। और ये सिर्फ अंदरूनी बेचैनी नहीं है, ये आपके व्यवहार को इतना अप्रत्याशित बना सकती है कि आपको शर्मिंदगी झेलनी पड़े। ऑथर ने कैनेडी परिवार के घर का एक किस्सा साझा किया है जो सुनने में थोड़ा अजीब भी लगता है। वो वहां एक बड़े इवेंट में गए थे, लेकिन लोगों के बीच इतने ज्यादा तनाव में आ गए कि उन्हें पैनिक अटैक जैसा महसूस होने लगा। हाँ, वो भागकर बाथरूम में गए और वहां कुछ ऐसा हुआ कि टॉयलेट ब्लॉक हो गया और पूरे बाथरूम में पानी भर गया। वो शर्मिंदगी के मारे वहां से भाग गए। यह दिखाता है कि एंजाइटी किसी की इज्जत या मौके का लिहाज नहीं करती, वो कहीं भी कभी भी हमला कर सकती है। सही है। और यही इस अनुभव का केंद्र है, नियंत्रण की कमी।
व्यक्ति को अक्सर पता होता है कि उसका डर या व्यवहार तर्कहीन है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता। ये एक निरंतर चलने वाली एक आंतरिक लड़ाई है। ये सब सुनने के बाद मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है कि आखिर ये आता कहाँ से है? कोई इंसान इतना एंग्शियस क्यों हो जाता है? इसकी जड़ें कहाँ हैं? यह $1 मिलियन का सवाल है। किताब कई थ्योरीज की पड़ताल करती है। कुछ पुरानी थ्योरीज का भी जिक्र है, जैसे सिगमंड फ्रॉइड का ओडिपस कॉम्प्लेक्स, जिसे आज ज्यादातर विशेषज्ञ नहीं मानते। हाँ, वो अब आउटडेटेड है। लेकिन एक ज्यादा आधुनिक और प्रासंगिक थ्योरी माँ और बच्चे के रिश्ते यानी शुरुआती अटैचमेंट पर जोर देती है। मतलब बचपन के अनुभव। हाँ बिल्कुल। रीसस बंदरों पर हुई एक बहुत प्रसिद्ध स्टडी है। अच्छा? जिन बंदरों को पैदा होने के बाद उनकी माँ से लंबे समय तक दूर रखा गया, हाँ? उनमें बड़े होने पर गंभीर सामाजिक समस्याएं देखी गई। जैसे कि? वो दूसरे बंदरों से घुल मिल नहीं पाते थे, बहुत आक्रामक थे और उनमें एंग्जाइटी के साफ लक्षण थे। इससे पता चलता है कि शुरुआती जीवन का तनाव और असुरक्षा हमारे दिमाग की वायरिंग पर मतलब स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं। और ये सिर्फ जानवरों की बात नहीं है। ऑथर बताते हैं कि उनकी अपनी माँ को भी कई तरह के फोबिया और एंग्जाइटी थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये व्यवहार सीखा हुआ हो सकता है? कि बच्चे अपने माता पिता को देखकर सीखते हैं? हाँ, लेकिन फिर एक बात मुझे थोड़ी उलझा रही है। ऑथर कहते हैं कि उनकी बेटी, जिसकी परवरिश बहुत ही प्यार भरे और सुरक्षित माहौल में हुई, उसमें भी ठीक वही फोबिया है जो उनमें है। अच्छा, अगर ये सिर्फ परवरिश या सीखे हुए व्यवहार का मामला नहीं है तो क्या इसका मतलब ये है कि ये हमारे अंदर, हमारे डीएनए में कहीं ज्यादा गहरा है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। सच में? हाँ, और यहीं पर बात जेनेटिक्स और विकास यानी एवोल्यूशन पर आ जाती है, जो इस पहेली का एक और बहुत अहम हिस्सा है। विकास और जेनेटिक्स, ये तो बिल्कुल ही अलग दृष्टिकोण है। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। किताब के अनुसार थोड़ी बहुत एंग्जाइटी हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का हिस्सा है, एक अलार्म सिस्टम की तरह। बिल्कुल। सोचिए, हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के लिए जो इंसान ऊंचाई से या सांप से या किसी अनजान आवाज से डरता था, उसके बचने की संभावना ज्यादा थी। हाँ, जो बेखौफ होकर गुफा से बाहर निकल जाता था, वो शायद किसी जानवर का शिकार बन जाता था। तो डर हमें बचाता है। सही बात है। लेकिन ये सर्वाइवल मैकेनिज्म तब तक ठीक काम करता है जब तक डर किसी असली खतरे से जुड़ा हो। किताब के ऑथर को चीज से डर लगता था। हंसते हुए? खीस से। हाँ। अब चीज से किसी की जान को कोई खतरा नहीं है, तो ऐसा क्यों होता है? यही तो वो दिलचस्प मोड़ है जहां सामान्य डर क्लिनिकल एंजाइटी बन जाता है। हमारा वो अलार्म सिस्टम खराब हो जाता है और बेवजह बजने लगता है। हाँ, और उन चीजों के लिए भी बजने लगता है जो खतरनाक नहीं है। और स्टडीज बताती हैं कि इस खराब अलार्म सिस्टम के पीछे जेनेटिक कारण हो सकते हैं। जेनेटिक? हाँ, रिसर्च से पता चलता है कि लगभग 15 से 20% बच्चे जन्म से ही बहुत ज्यादा संवेदनशील और हाईली रिएक्टिव होते हैं। उनके नर्वस सिस्टम बाहरी उत्तेजनाओं पर, जैसे तेज आवाज या नई जगह पर, बहुत तीव्रता से प्रतिक्रिया करते हैं। और यही बच्चे आगे चलकर क्लिनिकल एंजाइटी का शिकार होने का ज्यादा जोखिम रखते हैं। मतलब ये हमारे डीएनए में लिखा हो सकता है? काफी हद तक। वैज्ञानिकों ने कुछ जीन्स की पहचान भी की है। अच्छा। जैसे एक जीन है सैजोमन, जो हमारे अंदर डर पैदा करने के लिए जिम्मेदार होता है। जब चूहों में से इस जीन को हटा दिया गया तो उनमें डर का एहसास ही खत्म हो गया। सच में? हाँ, वो बिल्लियों के पास भी बिना डरे घूमने लगे। इसी तरह RGS2 नाम के जीन का एक वेरिएंट भी एक्सट्रीम एंजाइटी से जुड़ा पाया गया है। तो ये सिर्फ मनोविज्ञान नहीं, बल्कि हमारी बायोलॉजी भी है। तो ये सच में हमारे दिमाग के अंदर का खेल है। हाँ, हम इसे सिर्फ महसूस ही नहीं करते। नहीं, इसे देख भी सकते हैं। हाँ, किताब बताती है कि fMRI स्कैन से ये साफ पता चलता है। जब हम भविष्य की चिंता करते हैं तो हमारे ब्रेन के फ्रंटल लोब्स में एक्टिविटी बढ़ जाती है। और पब्लिक स्पीकिंग जैसे सामाजिक डर के दौरान एंटीरियर सिंगुलेट नाम का हिस्सा ज्यादा एक्टिव हो जाता है। और ये सिर्फ एक्टिविटी की बात नहीं है। नहीं, ये दिमाग की केमिस्ट्री से भी जुड़ा है। क्लिनिकली एंशियस लोगों के दिमाग में अक्सर सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर की कमी पाई जाती है। सेरोटोनिन? ये तो हैप्पी हार्मोन जैसा कुछ है। एक तरह से आप इसे दिमाग का शांत मैनेजर समझ सकती हैं। ये हमारी भावनाओं, मूड और खुशी को रेगुलेट करता है। जब इस मैनेजर की कमी होती है तो दिमाग का अलार्म सिस्टम बिना वजह शोर मचाने लगता है, और यहीं पर वो दवाइयों की भूमिका आती है। हाँ, ज़ेनेक्स और एटिवेन जैसी दवाइयाँ किताब के अनुसार ये GABA नाम के एक और न्यूरोट्रांसमीटर पर असर करती हैं। GABA को आप दिमाग का ब्रेक समझ सकते हैं। ब्रेक? हाँ,
जब चिंता की वजह से दिमाग की गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से भागने लगती है तो GABA उस पर ब्रेक लगाकर उसे कंट्रोल में लाता है। ज़ेनेक्स जैसी दवाइयां इसी ब्रेक को और मजबूत कर देती हैं, जिससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम धीमा हो जाता है और एक शांति का एहसास होता है। बिल्कुल। और लोग कितनी शिद्दत से इस शांति को चाहते हैं, इसका अंदाजा इस आंकड़े से लगता है। अकेले 2005 में अमेरिका में इन दवाओं के 53 मिलियन प्रिस्क्रिप्शन लिखे गए थे। 53 मिलियन? हाँ, ये आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। क्या इसका मतलब ये है कि हम समस्या को बस दवाइयों से दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी जड़ तक जाने के बजाय? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। एक तरफ ये दवाइयाँ कई लोगों के लिए जीवन रक्षक साबित होती हैं। वे उन्हें घर से बाहर निकलने, काम पर जाने और एक सामान्य जीवन जीने का मौका देती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि ये जड़ का इलाज नहीं है, ये सिर्फ लक्षणों को नियंत्रित करती हैं। और ये इतना सीधा इलाज भी नहीं है। किताब में साइड इफेक्ट्स और एडिक्शन के खतरे को बहुत साफ साफ बताया गया है। हाँ। ऑथर ने खुद बताया कि वो ज़ैनैक्स और पैक्सिल के आदी हो गए थे। उन्होंने एक बार दवाइयां छोड़ने की कोशिश की, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर ही लक्षण इतने बिगड़ गए कि उन्हें वापस लेनी पड़ी। और एक स्टडी तो ये भी कहती है कि सिर्फ 3 में से 1 व्यक्ति को ही इन दवाइयों से वाकई बेहतर महसूस हुआ। यही इसकी जटिलता है। जो एक व्यक्ति के लिए काम करता है, जरूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी करे। तो फिर इसीलिए अगर दवाएं ही पूरा जवाब नहीं है तो और क्या विकल्प है? और किताब में इसका एक बहुत महत्वपूर्ण जवाब मिलता है, थेरेपी, और खासकर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT। इसका मूल सिद्धांत मुझे बहुत दिलचस्प लगा। ये कहता है कि हम अपनी तर्कसंगत सोच के जरिए एंग्जाइटी वाले व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। हाँ, ये हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार के बीच के कनेक्शन पर काम करता है। लेकिन ये काम कैसे करता है? मतलब CBT हमें सिखाती है कि हम अपने डरावने विचारों को पकड़े और उनसे सवाल करें। जैसे अगर मन में विचार आता है, अगर मैं प्रेजेंटेशन में सब भूल गया तो सब मुझ पर हंसेंगे, तो CBT हमें सिखाएगी कि हम इस विचार को चुनौती दें। क्या ये सच में होगा? क्या पहले कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल। अगर मैं थोड़ा लड़खड़ा भी गया तो इसका सबसे बुरा नतीजा क्या होगा? क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? ये हमारे दिमाग में बने बनाए डरावने रास्तों को तोड़कर नए तर्क संगत रास्ते बनाने का तरीका है। और इसी का एक हिस्सा है एक्सपोजर थेरेपी, जहां मरीज को धीरे धीरे उसी चीज का सामना कराया जाता है जिससे उसे डर लगता है। हाँ, इसका आइडिया ये है कि दिमाग को ये साबित किया जाए कि जिस चीज से वो डर रहा है उसमें असल में डरने जैसा कुछ है ही नहीं। दिमाग को रीट्रेन करना एक तरह से। हाँ। ऑथर ने अपने उल्टी के डर, जिसे एमिटोफोबिया कहते हैं, उसके लिए ये कोशिश की थी, लेकिन उनका अनुभव बहुत ही भयानक था। क्या हुआ था? उन्होंने डॉक्टर की सलाह पर उल्टी करने की दवा ली ताकि वो अपने डर का सामना कर सकें, लेकिन इससे रिएक्शन इतना तेज हुआ कि उनका गला ही चोक हो गया और उन्हें लगा कि वो मर जाएंगे। ओह, ये तो उल्टा पड़ गया। हाँ। इससे पता चलता है कि थेरेपी भी कोई एक साइज फिट्स ऑल समाधान नहीं है। इसे बहुत सावधानी से और एक प्रशिक्षित पेशेवर की देखरेख में करना पड़ता है। इस बुरे अनुभव के बाद ऑथर की थेरेपिस्ट ने एक अलग तरीका अपनाया, जिसे इमेजिनल एक्सपोजर कहते हैं। इमेजिनल एक्सपोजर? इसमें आपको असल में उस चीज का सामना नहीं करना होता, बस उसकी कल्पना करनी होती है। ये कैसे काम करता है? थेरेपिस्ट ने उनसे उन सभी चीजों की एक लिस्ट बनवाई जिनसे उन्हें डर लगता था, जैसे बासी खाना, पेट में गुड़गुड़ाहट, चीज। अच्छा। फिर एक एक करके उन्हें उन स्थितियों की विस्तार से कल्पना करने और अपना अनुभव बताने को कहा। जैसे कल्पना कीजिए कि आप एक चीज का टुकड़ा उठा रहे हैं, उसे सूंघ रहे हैं, उसे अपने मुंह के पास ला रहे हैं। और किताब के मुताबिक इसी प्रोसेस के दौरान उन्हें एक इमोशनल ब्रेक थ्रू मिला। एक सेशन में चीज की कल्पना करते करते वो अचानक बच्चों की तरह रोने लगे, बिना ये जाने के क्यों रो रहे हैं। और उनकी थेरेपिस्ट के लिए ये एक संकेत था कि वो सही रास्ते पर है। हाँ। कि वो उस दबी हुई भावना तक पहुंच रहे हैं जो शायद उनकी एंग्जाइटी की असली जड़ में थी। ये दिखाता है कि इलाज सिर्फ लक्षणों को दबाना नहीं है, बल्कि उन गहरी जड़ों को समझना और उन्हें संबोधित करना है, चाहे वो कितनी भी गहरी क्यों ना हो। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? स्कॉट स्टॉसल की किताब से ये साफ है कि क्लिनिकल एंग्जाइटी एक वास्तविक और बेहद जटिल स्थिति है। ये कोई चारित्रिक दोष या कमजोरी नहीं है। नहीं, बल्कि इसके पीछे मनोविज्ञान, विकास और जेनेटिक्स की गहरी जड़ें हैं। ये दिमाग में, शरीर में और शायद हमारे DNA में भी मौजूद है। और किताब ये भी बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि इसका कोई एक जादुई इलाज नहीं है। ये एक सतत प्रक्रिया है, एक सफर है। लेकिन दवाइयों, थेरेपी और खुद को समझने की लगातार कोशिशों से इसे मैनेज किया जा सकता है।
एक बेहतर भरपूर जिंदगी जीना संभव है। ये एक उम्मीद की बात है। ऑथर आज भी इन तरीकों की मदद से अपनी एंग्जाइटी से लड़ रहे हैं, लेकिन अब वो हारते नहीं, उसे मैनेज करना सीख गए हैं। सही है। अंत में एक विचार है जो किताब हमें सोचने के लिए देती है। जरूर। हमने बात की कि एंग्जाइटी हमारे पूर्वजों के लिए एक सर्वाइवल टूल था जो उन्हें शारीरिक खतरों जैसे किसी जंगली जानवर से बचाता था। हाँ, फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स। बिल्कुल। लेकिन आज की दुनिया में जहां हमारे सामने शेर या भालू जैसे शारीरिक खतरे बहुत कम हो गए हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे वही सर्वाइवल इंस्टिंक्ट अब अंदर की ओर मुड़ गए हैं और अब वो हमें डेडलाइन, सोशल मीडिया या भविष्य की अनिश्चितता जैसे मनोवैज्ञानिक खतरों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ये मानसिक लड़ाइयां पैदा हो रही हैं? हाँ, एक ऐसी दुनिया में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का क्या मतलब है, जहां खतरे शारीरिक कम और मनोवैज्ञानिक ज्यादा हैं। और ये बुक समरी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस इंस्पायर्ड बुकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आप अगली बुक समरी कौन सी सुनना पसंद करेंगे, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।